Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 21st May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे. We're going to talk about the neighborhood in turmoil, the lessons for India. Well, this article is important from India's foreign policy point of view, India and its neighborhood, what India should learn from the political events which are happening in the neighborhood. And the second article is about the GST. So recently Supreme Court has ruled that the GST Council's recommendation, they are persuasive in nature and both center and state can equally legislate on GST. So we'll see this topic in the light of GST and federalism. We will understand what Supreme Court has ruled in this. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला एडिटोरियल जिसका टाइटल है द नेबरहुड इन टर्मोइल लेसन्स फॉर इंडिया. Well, this article is important for us, especially we talk about Bain's point of view, because in this article we will know about India's foreign policy. And this article is important if we talk about India and its neighborhood. इस आर्टिकल में सबसे पहले तो हम हमारी इंडिया की कैसी फॉरेन पॉलिसी रह रही है इन टर्म्स ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज़, वो हम यहाँ पे जानेंगे. एंड स्पेशली यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमारे जो साउथ एशिया में हमारे नेबरहुड में जो 5 डेमोक्रेसीज़ हैं, म्यांमार, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, all of these democracies underwent non-electoral changes. तो इसे लेकर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है. एंड देन ऑल्सो that how India is facing the direct impact of almost every South Asian country in crisis. हमारे आसपास ऑलमोस्ट हर एक कंट्री कोई ना कोई क्राइसिस से गुजर रहा है. म्यांमार, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका. How is India facing this? And what lessons India must learn from these regime changes in the neighborhood? तो पिछले कुछ टाइम से हमारे नेबरहुड में जो भी चेंजेस हुए हैं पॉलिटिकली, उससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, वो हमारे इस एडिटोरियल में दिया गया है. I've taken this editorial from today's The Hindu newspaper. This editorial has been written by Suhasini Haidar with title The Neighborhood in Turmoil, Lessons for India. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. Now सबसे पहले हमारी जो लेट 2016 में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम की फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है. एंड यहाँ पे 2016 की फॉरेन पॉलिसी को सुहासिनी हैदर मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी से रेफ़र करती है. और ऐसा हुआ भी था 2016 में नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जब किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल की मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में उनके मुँह से निकल गया कि द कंट्री वुड हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ दे क्रॉस्ड नरेंद्र मोदीज़ मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी. ना ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर हम लेट 2016 की बात करें तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को नोटिस दिया था ऑन द टेरर अटैक्स एंड वी कॉल्ड फॉर द फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स एज वेल. पाकिस्तान के साथ हमने वहाँ पे नोटिस दे रखे थे. श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका उस टाइम पे जो राजपक्षा की जो गवर्नमेंट थी, दे वर कोजिंग अप टू चाइना and they were voted out. And then there were also some reports that Indian intelligence played a role in facilitating the opposition talks there as well. नेपाल की बात करें तो नेपाल में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की कोएलिशन गवर्नमेंट फॉल अपार्ट हो गई. एंड द सिमिलर नच केम रिपोर्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली. ये कुछ 2016 के हमारे डायनेमिक्स रहे हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ. तो यहाँ से जो मैसेज ये आता है वो ये है कि India would use all of its lever
to prevail over any uncooperative South Asian neighbor. यहाँ से ये जाता है कि हम हर तरह का हलेवा यूज़ करेंगे जो अगर साउथ एशिया में कोई भी अनकॉर्पोरेटिव नेबरहुड है उससे डील करने के लिए. हाउएवर ये जो टफ मैसेज है इससे कुछ भी फेवर में नहीं आया ओवर टाइम. 2016 की ये मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी का रुख उतना फेवरेबल नहीं रहा इंडिया के लिए. लेकिन हमारे पास जब सेकंड टर्म आती है मोदी गवर्नमेंट की तो उस टाइम पे ज़्यादा कंसेंशुअल, पीस और कॉन्सिलेटरी पॉलिसीज़ हमारे नेबरहुड के साथ होनी शुरू हुई. तो सेकेंड टर्म आते ही हमारी फॉरेन पॉलिसी में पीस, कंसेंशुअल, कॉन्सिलेटरी पॉलिसी ये झलक दिखने लगी. एंड ऐसा होते ही हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो टाइज थे वो इम्प्रूव होने भी शुरू हो गए, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान. हाई लेवल विजिट्स नेबरिंग कंट्रीज के साथ होनी शुरू हुई. वी वर एक्सटेंडिंग डेवलपमेंट एड्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स एंड एनेबलिंग अ रश ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. तो चेंज फर्स्ट टर्म की मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी से सेकेंड टर्म की पीस, कंसेंशुअल, कॉन्सिलेटरी पॉलिसी की वजह से जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं वो इस जो लेटेस्ट पॉलिसी है हमारी यहाँ से आने शुरू हुए. तो ये जो अप्रोच है ये यहाँ पे काफ़ी चेंज हुई है. वी कैन क्लियरली सी दैट देयर वाज दिस चेंज इन अप्रोच. 2016 में हमने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया टू द प्रेजेंट, इट इज़ स्टार्क. स्पेशली अगर हम देखें तो हमारे आसपास जो 5 नेबरिंग डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पे नॉन इलेक्टोरल चेंजेस आए हैं. म्यांमार, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका. लेकिन अब डिफरेंस ये है कि इन चेंजेस में कहीं पे भी इंडिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया है बाय एनी ऑफ द नेबरिंग कैपिटल्स हु वर अटेम्प्टिंग टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, जो कि ऐसे पहले हम इल्ज़ाम सुन चुके हैं. नेपाल पहले बार बार ये कह रहा था कि इंडिया इज़ इंटरफेयरिंग इन देयर पॉलिटिकल प्रोसेसेस, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि इतने पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं लेकिन कहीं पे भी इंडिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया है. इंडिया हैज़ नॉट इंटरफेयर्ड इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. एंड इसके अलावा जो हमारा साउथ ब्लॉक है, इट हैज़ अबैंडन्ड इट्स यूनिफॉर्मली मस्कुलर वन साइज फिट ऑल अप्रोच इन द रीजन. Even this approach is, muscular. It is more rigid when we talk about one size fits all. And we have abandoned this uniformity approach. वो कैसे? Now यहाँ पे अगर हम म्यांमार की एग्जांपल लें तो हम हमारी करंट अफेयर वीडियोस में ये जानते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री जनता चल रहा है rather. But Modi government continued its engagement and even strengthened their ties with the military junta. इस मिलिट्री जनता ने म्यांमार की जो गवर्नमेंट थी which was led by Aung San Suu Kyi, we have read about this multiple times, the political crisis of Myanmar, जहाँ पे National League for Democracy की गवर्नमेंट थी which was led by Aung San Suu Kyi. इसे ओवरथ्रो करके म्यांमार में अब मिलिट्री जनता रूल है. लेकिन इंडिया ने इनके साथ अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यूड रखी और जो टाइज हैं वो भी स्ट्रेंथन रखे. लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं. द एग्जांपल कम्स फ्रॉम अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान ने काबुल को अपने कंट्रोल में किया बाय फोर्स आफ्टर अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घानी लेफ्ट द कंट्री, तो इंडिया ने अपने जो टाइज थी उनको सेवेट कर दिया. नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में जहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा, दे केम इनटू पावर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड केपी ओली. यहाँ पे भी बड़ा चेंज आया है. नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी ओली को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया, जिसके बाद वहाँ पे शेर बहादुर देउबा केम इनटू पावर. श्रीलंका तो अभी हम फॉलो ही कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी लेटेस्ट फॉर अस इफ वी टॉक अबाउट श्रीलंका. श्रीलंका में तो
जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा को रिज़ाइन करना पड़ा. एंड आफ्टर दिस now President Gotabaya Rajapaksa is going to appoint the rival and the opposition leader Ranil Wickremesinghe. Wickremesinghe को न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा श्रीलंका के लिए. एंड यहाँ पे इंडिया इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी सपोर्टिव है. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जब शिफ्ट हुआ तो तब हमने उसे वर्चुअली इग्नोर कर दिया. There was swearing in of Prime Minister Shehbaz Sharif. वहाँ पे इमरान खान ही लॉस्ट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं. तो एज वी कैन सी हमारी ये जो अप्रोच थी दैट वन शू फिट फॉर ऑल, वन साइज इज़ फॉर ऑल, ये यहाँ पे अबैंडन हो चुकी है. डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ द टाइज, दैट इज़ डिफरेंट. तो एक बड़ा लेसन तो यही है, दैट इज़ द चेंज ऑफ अप्रोच. ना इसके बाद जो एक और बड़ा लेसन जो इंडिया लर्न, जो कि इंडिया ने जो करंट सिचुएशन साउथ एशिया में चल रही हैं वहाँ से लर्न किया है, दैट इज़ टू फोकस ऑन द पीपल इन नेबरहुड. नेबरहुड में वी नीड टू फोकस ऑन द पीपल rather than on those who are just in power. We need to focus on people. अब अफ़गानिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं. Now Modi government spent months, in the careful negotiation with Pakistan to ensure that it could send 50,000 metric tons of, wheat which was meant for Afghan people. Despite the fact अगर हम politically देखें तो हमारी अफ़गानिस्तान के तालिबानी गवर्नमेंट के साथ कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अफ़गान के लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए, वीट पहुंचाने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस की. सिमिलरली हमारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इस्लामाबाद के साथ भी नहीं बदली, बट स्टिल वी वेंट इनटू एंगेजमेंट विद देम सो दैट वी कुड सेंड द एड टू अफ़गान पीपल. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, टू फोकस मोर ऑन द पीपल देन ऑन द लीडर, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेसन. अच्छा, इसी तरह इफ़ वी टॉक अबाउट श्रीलंका, हाउ कैन वी फॉरगेट श्रीलंका. श्रीलंका में के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दी दैट इंडिया वुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ श्रीलंका एंड दिस शुड बी एक्सप्रेस्ड थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तो यहाँ पे एक सटल पिच दी गई सबके लिए, फॉर द पीपल as well as the democratic process in the region. तो ये भी एक बड़ा लेसन है, याद रखिएगा, to focus on the people in neighborhood rather than the leaders who are in power. This is the second lesson. पहला लेसन, एक तो हमारी पॉलिसी अप्रोच चेंज हो गई है, वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच ख़त्म हो गई है. दूसरा, वी आर फोकसिंग मोर ऑन द पीपल इन नेबरहुड. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेसन. थर्ड लेसन perhaps for toning down है, especially the rhetoric on the domestic issues in the neighborhood. जो domestic issues neighborhood में चल रहे हैं उसे लेकर we need to tone down a bit. Now ये हम examples अगर हम देखें तो बांग्लादेश में जो दुर्गा पूजा वायलेंस हुई थी अगेंस्ट बांग्लादेश हिंदू मेजॉरिटी लास्ट ईयर, इट वाज मच मोर न्यूआंस्ड एंड इट्स मैसेजिंग ड्यूरिंग द पुश अहेड फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. वहाँ पे इंस्टेड की उसमें इंटरफेयर किया जाता. हिंदू मिनॉरिटी के लिए हम जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हैं, सो वी नो दैट यहाँ पे जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनको इंडिया में सिटीजनशिप मिलेगी. एंड सम हैव इवन सजेस्टेड कि जो कंटिन्यूसली डिले देखने के लिए मिल रही है इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज़ मोर बिकॉज टू डू इन टर्म्स ऑफ द टाइज विद बांग्लादेश.
इसीलिए कोविड, क्योंकि अब वहाँ पे हम देखें तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो इंडिया में आ सकते हैं, उनको सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारा बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है वो इम्पैक्ट हो सकता है. एंड देयरफॉर we are taking, Indian government is taking some time. This is said that we are taking some time to frame the rules for Citizenship Amendment Act. तो डोमेस्टिक इश्यूज़ में थोड़ा सा टोन डाउन होना, ये भी नेबरहुड में जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनमें टोन डाउन होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है. अच्छा, इसके अलावा जो नेबरहुड में रजीम चेंज हुई हैं, वहाँ से एक और लेसन जो इंडिया को लर्न करना होगा, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई होता है. This is after all the Indian subcontinent which is set in Indian Ocean. तो यहाँ पे जो भी होगा उसका असर इंडिया पे होगा. इंडिया कैन नॉट बी अनटच्ड बिकॉज ऑफ दिस. देयरफॉर जो हमारी साइलेंट और जो न्यूट्रल पोजीशन है, दिस कैन नॉट मार्क इंडिया गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द वे जिस तरह हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो हमने साइलेंट और न्यूट्रल पोजीशन रखी है, या फिर चाइना जो हांगकांग में कर रहा है, साउथ चाइना सी में कर रहा है, इसे लेकर इंडिया फेसेस द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी साउथ एशियन कंट्री विच इज इन क्राइसिस. अब अगर वहाँ पे क्राइसिस आएगा, सो दैट किस तरह से हम उसे फेस कर रहे हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ नीड फॉर एड हो, लोन्स, दिस विल इंक्रीजेस द फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ द रिफ्यूजीज. So as the movement that develop in one neighboring country are often mirrored in another. तो इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, उसे लेकर न्यूट्रल पोजीशन रखना, साइलेंट पोजीशन रखना उतना फेवरेबल नहीं होगा. वी मस्ट वॉच दीज मूवमेंट्स क्लोजली, बिकॉज एक कंट्री का जो चेंजेस हैं वो दूसरे के ऊपर मिरर अप होते हैं. तो इन दिस रिगार्ड जो हमारा पहला लेसन यहाँ से आता है वो ये है कि जो पॉपुलिज्म है ये लॉन्ग रन में ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता. सी, देयर इज़ पोटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर नेशनलिज्म एंड रिलीजियस मेजॉरिटेरिज्म. एंड इसी के साथ साथ हमारे पास जो स्ट्रिंजेंट एंटी एलिटिज्म होता है, दिस कैन ब्रिंग द मैन ऑफ मासेस. जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है महिंदा राजपक्षा, केपी ओली, इमरान खान. They were to the power. They promised an alternative to corruption, dynasty regimes. Promises बड़े थे, populism था बहुत ज़्यादा, but it was not necessary to keep them there. So it is a mistake for any government to conflate an electoral win and a mandate for governance with a carte blanche for ruling a country. तो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, रिलीजियस मेजॉरिटेरिज्म, जो स्ट्रिंजेंट एंटी एलिटिज्म है, ये मैन ऑफ द मासेस जो बनता है उनको भी पावर में लेकर आ सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो वहाँ पे रहें. तो अकेले पॉपुलिज्म से सब कुछ नहीं होगा. सेकंड ये भी है कि जो किसी भी लीडर की जो पॉपुलैरिटी है, इट कैन डिक्लाइन शार्पली एंड सडनली. अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो नेपाल में केपी ओली, ही वॉन दी इलेक्शंस विद अ लैंडस्लाइड विक्ट्री एंड ही फॉर्म द गवर्नमेंट इन 6 provinces out of 7. Similarly, Imran Khan won all the 5 National Assembly seats when he fought the 2018 elections. उनकी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली, तो इट वाज बेसिकली अ पॉपुलर वोट. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम राजपक्षा की गवर्नमेंट देखें, सो दे ऑल्सो वॉन गुड अमाउंट ऑफ वोट्स, बट दीज पॉपुलर मैंडेट्स कुड बी कास्ट असाइड इन जस्ट फ्यू ईयर्स. एंड इसे देखना चाहिए कि इट इज़ एन रिमाइंडर दैट नथिंग इज़ फॉर एवर, स्पेशली इन डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे ये भी क्लियर रखना होगा, बिकॉज एज वी सी ड्यूरिंग क्राइसिस, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्होंने जो फेस किए हैं, लीडर्स हु स्टेप्ड इनटू द ब्रीच
may not have had the same political power, या फिर वो presence नहीं है as compared to the leader they replaced. But they're acceptable both domestically and internationally because they had they had their experience and education on their side. Mr. Dube, he became Prime Minister for 5th time, for example. Sharif has the longest tenure of Chief Minister of Pakistan's Punjab. So before he became the Prime Minister. Similarly, Sri Lanka के केस में भी जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, he will be appointed as Prime Minister for the 6th time. इसके बाद जो बड़ा लेसन आता है वो ये है that the economy matters. इवन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी 1992 में इसे लर्न किया था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इराक वॉर एंड उनकी जो पिच थी पेट्रियाटिज्म में, बट स्टिल बिल क्लिंटन डिफीटेड हिम. वाई? बिकॉज द इलेक्शन वॉज बेस्ड ऑन दिस बिग स्लोगन विच इज़ इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड. ओके, तो इकोनॉमी मैटर्स. हाउएवर ही वॉन द इराक वॉर, पेट्रियाटिज्म में काफ़ी कर रहे थे, बट इकोनॉमी को ध्यान नहीं दे पाए. अब यूएस के बाद अगर नेबरहुड में आई तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे जो भी पॉपुलिस्ट की जो डिफीट हुई है, ये ज़्यादा ऑपोजिशन की पार्टीज़ की वजह से नहीं हुई है. दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन द ग्रोथ, जॉब, इन्फ्लेशन. अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने ऑलरेडी 6 सक्सेसिव क्वार्टर्स में स्ट्रेट लॉसेस देखे हैं. And most of the neighborhood was, floundering as well. तो जब कोविड-19 आया तो कोविड के बाद तो जो लॉकडाउन्स लगे, जो स्लो डाउन हुआ, उससे ग्लोबल इकोनॉमी के ही जो जीडीपी फिगर्स हैं वो काफ़ी खतरे में आ गए. एंड रिसेंटली तो चैलेंजेस और भी बढ़ गए बिकॉज ऑफ द रिसेंट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. तो इससे ग्लोबली जो फूड और फ्यूल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, इफ़ यू टॉक अबाउट सच अ सिचुएशन, अब इन कंट्रीज़ में जो पावर चेंज हुई है, इट ओनली टुक अ स्मॉल पुश फ्रॉम द मिलिट्री और फ्रॉम द कोर्ट और फ्रॉम द प्रोटेस्ट. इतना स्ट्रॉन्ग था इकोनॉमिक कॉज. तो एक तो इंडियन गवर्नमेंट को ना तो सिर्फ हमारे पास जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के जो कॉजेज़ हैं उनको स्टडी करना होगा, but they need to see what brought changes in the neighborhood. And इसी के साथ साथ they need to survey the impact of new vulnerabilities on the small neighboring countries जो कि global powers exploit कर सकती हैं because they want direct influence in the region. So given the common challenges in the region which India is facing, so India needs to find the newer ways to energize the regional groupings. जैसे कि हमारा BIMSTEC है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. वी हैव BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव. इवन सार्क को भी यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए. तो ये जो हमारे रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को देखना होगा इन ऑर्डर टू डिस्कस द शेयर्ड अप्रोचेस, जिससे कि टूरिज़्म को रिवाइव किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए. वी शुड सपोर्ट द साउथ एशियन एक्सपर्टाइट लेबर अब्रॉड. वी नीड टू बिल्ड कॉमन पूल्स ऑफ फूड एंड फ्यूल स्टॉक, जिससे कि जो इन्फ्लेटरी प्रेशर जो साउथ एशियन इकोनॉमी पे आ रहा है वो यहाँ पे डिक्रीज हो सके. एंड देन लास्टली, इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू लर्न फ्रॉम द लेसन्स इन द पोलिटिकल कल्चर, जिससे कि जो अल्फा लीडर्स हैं डेमोक्रेसी के, दे वर लेट डाउन. वन ऑफ द कॉमन थ्रेड इन ईच ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो श्रीलंका के राजपक्षा की बात हो, नेपाल में ओली की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान में खान की गवर्नमेंट हो, दैट वाज अबोरेंस फॉर कंसेंसस बिल्डिंग. कंसेंसस बहुत ज़रूरी है. इन वेरियस वेज ईच ऑफ देम टर्न देयर ऑपोजिशन इनटू द एनिमी, और ऑपोजिशन को एनिमी बना दिया and they froze out the media and the non-governmental organizations. So any voting constituency other than their own. तो
कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, नेशन की अगर हम बात करें, तो डेमोक्रेसी बहुत सारे इंजन्स के ऊपर भागती है, नॉट जस्ट अ सिंगल मोनोलिथिक वन विच इज़ द पार्टी और द पीपल इन पावर. India, which assesses its role as a regional leader, so government would be wise to not only study the impact of changes in the neighborhood on Indian policy, but also look into the mirror that the neighbors hold up to India. This will bring the better understanding of our future challenges within the country as well. So this beautiful article was written by Suhasini Hedar. I hope we understood the impact of the changes on Indian policy and किस तरह जो नेबरहुड में डेवलपमेंट हुई है, इससे इंडिया फ्यूचर डोमेस्टिक चैलेंजेस के लिए भी तैयार रह सकता है. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द नेबरहुड. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है. सो recently Supreme Court ruled that the recommendations of GST Council will only have persuasive value. तो GST Council की जो भी recommendations होंगी वो सिर्फ persuasive हैं. उन्हें मानना या ना मानना ये सेंटर और स्टेट के ऊपर है. These are not binding on the center and state government. तो यहाँ से एक इशू रेस होता है ऑफ जीएसटी एंड फेडरलिज्म. वी विल अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या रूलिंग दी है, क्या केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर ये किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है. जीएसटी एंड फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ओवर हियर. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुजरात हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जिसके अंदर जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है उसे क्वॉश किया गया टू लिवाई द इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ ओशन फ्राइट विच वॉज पेड बाय अ फॉरेन सेलर टू द फॉरेन शिपिंग लाइन, सो ऑन अ रिवर्स चार्ज बेसिस. तो बेसिकली आईजीएसटी का जो कंपोनेंट ओशन फ्राइट के ऊपर जो पेमेंट होनी थी उसे लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को क्वॉश कर दिया एंड इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक स्पेशल लीव पटिशन आई, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे चैलेंज किया गया दैट दिस ऑर्डर हैड गॉन इन द फेवर ऑफ द टैक्स पेयर. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाली गई विच बेसिकली चैलेंज्ड द नोटिफिकेशन ऑफ बेसिकली लिवाइंग आईजीएसटी. यहाँ पे बेसिकली जो मुद्दा आया था वो इंटीग्रेटेड जीएसटी का आया था ऑन द लिवाइंग ऑफ आईजीएसटी ऑन द ग्राउंड्स दैट कस्टम ड्यूटी, कि अगर हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी की बात करें, इट इज़ लिवाइड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ ओशन फ्राइट. हमारे पास जो ओशन फ्राइट होती है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है. तो सिमिलरली ऑन द सेम ग्राउंड there should be the IGST on the freight element in the course of transportation, and this would amount to double taxation. Custom duty ocean freight के components पे लगी रही है, फिर freight elements के ऊपर भी जो IGST लग रहा है, तो इससे डबल टैक्सेशन यहाँ पे आ रहा है. एंड इसे लेकर सेंटर ने हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया कि दिस इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज ये जो टैक्सेस हैं ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हैं, दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन में है. एक है सप्लाई ऑफ सर्विस और दूसरा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स. देन गुजरात हाई कोर्ट ने 2020 में जो सेंटर की नोटिफिकेशन थी विच बेसिकली सेड दैट यू कैन लिवाई आईजीएसटी ऑन द इंपोर्ट ऑफ द ओशन फ्राइट, इसे यहाँ पे क्वॉश कर दिया, डिक्लाइन कर दिया कि जो ओशन फ्राइट्स के जो इम्पोर्टर्स हैं उनके ऊपर आईजीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि डबल टैक्सेशन का जो मुद्दा है वो ऑलरेडी रेज हो चुका था कि कस्टम ड्यूटी तो लगी रही है, फिर आईजीएसटी क्यों. तो यहाँ पे समझना होगा कि जो जीएसटी है, जीएसटी इज़ पेड बाय द सप्लायर, ये सप्लायर इसे पे करेगा. बट इफ़ द शिपमेंट लाइनिंग इज़ लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऐसे केस में जो जीएसटी है इट इज़ पेएबल बाय द इम्पोर्टर. वो पर्सन जो कि उस
सप्लाई को, सर्विस को रिसीव कर रहा है, जो रेसिपिएंट है सर्विस का, वो यहाँ पे इसे पे करेगा। क्या बात हमने की है? जीएसटी इज पेड बाय दी सप्लायर। लेकिन अगर शिपिंग लाइन ऐसे एरिया में है जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो ऐसे केस में जीएसटी कौन पे करेगा? इट विल बी पेड बाय द इंपोर्टर हु इज द रेसिपिएंट ऑफ दिस सर्विस। ना यहाँ पे ओशन फ्राइट इट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर जो गुड्स हैं, जो कार्गोज हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स थ्रू द शिपिंग लाइन्स। दिस इज व्हाट वी मीन बाय ओशन फ्राइट। इट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे गुड्स और कार्गोज को शिप्स के थ्रू, शिपिंग लाइन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नाउ जब भी हम यहाँ पे ऐसे मुद्दों को लेकर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, this is in dialogue, especially in which the states and center they constantly engage in conversations. अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन को एक हायर शेयर ऑफ पावर देता है इन सर्टेन सिचुएशन, बेसिकली कि जो कियोस है वो प्रिवेंट हो सके एंड सेंटर शुड प्रोवाइड द सिक्योरिटी, बट स्टेट्स कैन स्टिल resist the mandates of the union. They can still resist it by using different forms of political contestation. तो ये imperative नहीं है कि one of the federal unit, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, they may always possess a high share of power over the other unit. और इसे लेकर आर्टिकल 246A को भी रेज किया गया, because Article 246A basically stipulates that both Parliament and state legislature have simultaneous power to legislate on GST and the recommendations of the Council. तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट को एक लेवल पे ला दिया गया था, दे हैव द साइमल्टेनियस पावर कि वो GST के ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं. And this should be as a product of this collaborative dialogue between the center and the state. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.